हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरविका इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल रिसर्च। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल राइट जितने भी हैं ना अभी तक, ठीक है, ये सारे के सारे टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, बट ये 6 जो हैं ये काफ़ी आर्टिकल्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जैसे हम अगर राइट टू इक्वालिटी आज पढ़ने वाले हैं उसकी बात करें तो आर्टिकल 14 में नहीं आता है ये राइट टू इक्वालिटी जो है डिवाइडेड है 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 5 आर्टिकल इसको टोटल में कवर करते हैं। बट 14 को इतना क्यों कहा जाता है आर्टिकल 14? बिकॉज ये डायरेक्टली इक्वालिटी की बात करता है। जैसे कि इसमें क्या, ये इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बेयर एक्ट वर्डिंग आपको पढ़ के दिखाऊं तो इसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है दैट equality before law, the state not deny to any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को किस चीज़ के लिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। अब देखने में तो दोनों सेम ही चीज़ लग रही है कि यार एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब एक में कह रहा है कि आपको लॉ के आगे जो है इक्वालिटी बराबरी से देखा जाएगा, दूसरा कह रहा है कि आपको लॉ की प्रोटेक्शन इक्वली मिलेगी। तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे या लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। देखिए दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं ये क्या एम करते हैं, बोथ हैं एम एट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। चाहे आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करो, चाहे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों किस चीज़ से डील करते हैं कि आपको जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है प्रोवाइड हो। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक इंग्लिश ओरिजिन टॉपिक है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये एक यूएस ओरिजिन टॉपिक है। ठीक है, equality before law is a negative concept while equal protection of law is a positive concept। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये हमें आगे समझ आ जाएगा। देखिए अब नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें हमें बोला है कि एब्सेंस होगी किस चीज़ की, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ क्या बोला है कि अगर मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी क्लासेस के मेंबर होंगे, डजेंट मैटर वो किस चीज़ से बिलोंग करता है बाय बर्थ, कौन सी कास्ट है, कौन सी रेस का है, कौन सी रिलीजन का, डजेंट मैटर। तो बोलते हैं वो बेशक किसी भी रिलीजन का होगा, हम उसको किसी भी तरह के स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। ठीक है, कि किसी स्पेशल चीज़ की वजह से आपको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जबकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि एम्प्लाइंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसिस, कि आपको इक्वल सर्कमस्टांसिस में इम्प्लाई की जाएगी आप पे इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब आपके साथ जो है सेम ट्रीटमेंट बिहेव किया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांस में। मतलब मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, अब पर्सन ए जो है इसने क्राइम किया, पर्सन बी ने भी क्राइम किया। पर्सन ए जो है वो एक नॉर्मल सा पर्सन है, लाइक मान लीजिए एक लेबरर है। ठीक है, ये लेबरर है और उस लेबरर ने कर दिया अपने ओनर का मर्डर। ठीक है, अब बी जो है ही इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय। डिफरेंस क्या है, ये जो लेबरर है और बी जो है वो एक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। ठीक है, ही इज़ एम्प्लॉय। अब दोनों ने ही अपने बॉस का मर्डर किया, तो दोनों को जो है मर्डर के चार्जेस के अंडर सेम पनिशमेंट होगी। ये नहीं है कि भाई ए क्योंकि लेबरर है तो हम उसको कम करेंगे और बी को हम ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर 7 ईयर्स है तो 7 ईयर्स ही मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर, बाकी डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया कि इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, तो ये समझ आ गया आपको कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। देखिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्योंकि वो वहाँ ना कर रहा है, वो मना कर रहा है कि एब्सेंस होगी, कोई स्पेशल प्रिविलेज हम नहीं देने वाले किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में, और हम इक्वल सब्जेक्ट समझेंगे सभी के सभी क्लासेस को। ये यहाँ पे मना कर रहा है कि मैं आपको कोई तरह के स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने वाला। लेकिन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में वो इम्प्लाई कर रहा है कि वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देंगे इक्वल सर्कमस्टांसेस में, जिसमें आगे क्या बोला, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक मतलब एक व्यक्ति को वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे आप दूसरे को ट्रीट करें। लाइक मतलब लाइक अगर 2 पर्सन सेम पोजीशन पे हैं तो हम उनको सेम तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए अगर हम इसको इन शॉर्ट समझे ना, तो इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट ये है भाई
कि जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसलिए इसको क्या बोला, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये प्रोहिबिट कर रहा है। जबकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को क्यों बोला, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है इक्वल ट्रीटमेंट को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रमोटिंग इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मतलब एक जो है प्रोहिबिट कर रहा है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, दूसरा प्रमोट कर रहा है, सेम है, जस्ट एक को थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोला, दूसरा जो उसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में बोला है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। अब अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसको और डीपली पढ़ेंगे तो इसमें है रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, मतलब इंडिया में क्या चलता है, ROL चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, मतलब लॉ में जो है वही चलेगा। ये नहीं है कि मेरा मन किया तो मैं वैसे कर लूँगा, या कोई किसी और का मन किया तो वो वैसे कर लेगा, है ना, वैसा नहीं चलता। जो रूल है, जो हमारा लॉ है, उसके बेसिस पर ही सब कुछ होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इसलिए चाहे वो पर्सन गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नड हो, दोनों को ट्रीटमेंट जो है वो इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हाँ, एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, मिनिस्टर है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल पर्सन है, सिटीज़न है, ठीक है। अब गवर्नमेंट वही है ना, मिनिस्टर मतलब जो हमें रूल कर रहे हैं, गवर्नड मतलब सिटीजन्स हो गए। अब दोनों अगर सेम तरह का क्राइम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक को बहुत मतलब सुपीरियर जो है, बहुत मतलब वो क्योंकि वो सुपीरियर है इसलिए आप उसको कम सज़ा दे रहे हैं, और दूसरा इन्फीरियर उसको आप ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें आर्टिकल 14 में इन्होंने बताया। अब हम इसको और डीपली जो है आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कहते हैं कि इट कैन बी सीन इन प्रियम्बल एज इक्वालिटी। अब बोलता है ये जो राइट टू इक्वालिटी जिसको आर्टिकल 14 में बात की गई है, इसको आप प्रियम्बल में भी देख सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे लिखा गया कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में दूसरी जगह कहाँ, जहाँ आर्टिकल 14 है, ठीक है। तो दो जगह जो इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है, ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करता है कि वो राइट देगा टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीज़न, हर एक सिटीजन्स के बाद। देखिए ये भी ज़रूरी है ये देखना कि कौन सा आर्टिकल जो है वो सिटीजन्स को मिला है, कौन सा राइट सिटीजन्स को मिला और कौन जो है पर्सन को मिला है, ठीक है। सारे राइट जो होते हैं सिटीजन को नहीं मिलते, ये सारे राइट पर्सन को नहीं मिलते। कुछ राइट जो है सिटीजन्स के लिए और कुछ पर्सन का मतलब कि उसमें कोई भी आ जाएगा, वो फॉरेनर होगा, टूरिस्ट गाइड होगा, कोई भी होगा, उसको सबको वो राइट मिला है, ठीक है। लेकिन सिटीज़न का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया के सिटीज़न हैं उनको ही ये राइट मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो है ये एम्बॉडीज करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहता है आर्टिकल 14 जो है जनरल प्रिंसिपल बताता है हमें किस चीज़ के, इक्वालिटी बिफोर लॉ के, और प्रोहिबिट करता है अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन पर्सन्स, ठीक है जी। अब इसके बाद ये कहता है, अब दो टॉपिक हैं आपको मैंने जैसे बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना, पर इसमें कुछ नहीं है। उसमें ये कह रहा है कि आर्टिकल 14 जो है डिक्लेयर करता है कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है बोलता है ये कहाँ पे यूज़ हुए हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR में भी ये यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश ओरिजिन है, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। सेकंड एक्सप्रेशन जो है बोलते हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इक्वालिटी स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ये बता दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज की बात की गई है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें इक्वल ट्रीटमेंट की बात की है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल, तो ये किस चीज़ की बात करें कि किस तरह के स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, और साथ में ये क्या कह रहे हैं, ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कास्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। कि इसका मतलब क्या कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है बोलते हैं हम बात कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये नहीं है कि बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी सच में मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, तो मैंने आपको रूल ऑफ लॉ पहले बता दिया। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गारंटी बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, बोलते हैं ये एक आस्पेक्ट है जो कि एवी डेसी ने, जिसको एवी डाइस जो थे उन्होंने क्या बोला था, रूल ऑफ लॉ कहा था इंग्लैंड में। तो कह रहा है कि जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, रूल ऑफ लॉ से आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैन जो है, नो मैन इज़ अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो है लॉ से ऊपर नहीं है। और इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है, चाहे उसका कोई भी रैंक होगा या कंडीशन होगी, उसको बोलते हैं हम जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट में ही लाएंगे। ये नहीं है कि हाँ भाई
कोई बहुत पहुँचा हुआ इंसान है तो उसके लिए हम आके नई स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर देंगे कि नहीं ये बंदा, अब अंबानी जी हैं, ठीक है, अंबानी जी पे कल को कोई केस हो जाए, अंबानी इतने रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, अब उन पे कल को कोई केस हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पे ही जाएंगे ना अपनी पेशी लगाने, हियरिंग लगाने। ये थोड़ी है कि हाँ उनके लिए हम एक स्पेशल कोर्ट तैयार कर देंगे, वो तो कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा, पर नहीं होगा ना। तो वही कह रहा है कि भाई सेम ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट में ही आओगे, जो मर्जी कर लो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू हार्श, ठीक है, अनसिविलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिक्योरिंग ऑफ पैरामाउंट एक्सीजेंसीज ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए कई बार क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम जो है सिक्योर कर रहे थे पैरामाउंट एक्सीजेंसीज ऑफ लॉ, मतलब हम लॉ की सिक्योरिटी के लिए जो है हमने किसी के साथ हार्श, अनसिविलाइज या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें यही बोल रहा है कि किससे रूल ऑफ लॉ की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी पर्सन के साथ आपने हार्श, अनसिविलाइज, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं करना है, चाहे आप जो है एक्सीजेंसीज ऑफ लॉ को ही सिक्योर कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि जो प्रोफेसर डाइसी थे इनके 3 मीनिंग्स थे रूल ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि देखिए किसी तरह की आर्बिट्रेरी पावर मतलब तानाशाह मनमानी वाला पावर जो है नहीं मिलेगा। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का रिजल्ट होगा। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वो एक तो सिटीजन्स के लिए बना है और सिटीजन्स के बिलीफ को ध्यान में रख के बना है, ठीक है, मतलब जो कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, उन सबको ध्यान में रखा है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो कस्टम और यूजेस हैं या जो लॉ ऑफ लैंड्स हैं, ये जो सारे होते हैं ये लॉ ऑफ लैंड होते हैं, इन सबको जो है हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी अबव द लॉ। मतलब एक साइड अगर हमारे कस्टम यूजेस है, एक साइड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा कोई लॉ है, तो भाई अगर वो कस्टम जो है एक लॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चलता आ रहा है, जो फैमिली उसको फॉलो कर रही है, वो सालों से फॉलो कर रही है, तो वहाँ पे उस कस्टम को प्रेफरेंस मिलेगी, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी और लॉ को, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि ये कहता है कि जो गारंटी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वो बिल्कुल सिमिलर है, जो कि जैसा कि बोलते हैं 14th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इंडिया में, तो इसको हमने मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब ऐड ऑन किया, लेकिन इसका जो बेसिक बेस है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। और वहाँ पे इसको कब डाला गया था, कब 14th अमेंडमेंट जब हुई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। This has been interpreted to mean subjection to equal law अप्लाइंग टू ऑल दिस। तो ये बोलते हैं ये एक मेन सब्जेक्शन मीन नहीं है, मेन है, तो मेन सब्जेक्शन जो है बोलते हैं इक्वल लॉ की जो अप्लाई होगी हर किसी को इन द सेम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इन ओनली मीन दैट ऑल पर्सन सिमिलर, तो ये वही चीज़ है कि भाई सिमिलर सर्कमस्टांस में हमने सिमिलर बिहेवियर करना है, ठीक है। इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड, सबके ऊपर इक्वल लॉ अप्लाई होगा। फिर कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो है एक ड्यूटी इम्पोज करता है, ठीक है, कि इम्पोज ड्यूटी अपॉन द स्टेट पर कि वो प्रिवेंट करे, ठीक है जी, प्रिवेंट करे एंड पनिश करे ब्रुटैलिटी बाय पुलिस मेथडोलॉजी, कि मतलब वो एक चीज़ की ध्यान रखे कि जो प्रिवेंट करे ब्रुटैलिटी बाय पुलिस, ठीक है, मतलब कि पुलिस जो है जो वो 3D टॉर्चर वाला बिहेवियर करती है ना, मतलब वैसा कुछ ना हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ना हो, ओके। इसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शनल। देखिए रूल ऑफ लॉ तो हमने पढ़ लिया, जो बार बार कह रहा है इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया रूल ऑफ लॉ की 3 कंडीशंस होती हैं, तो उसमें इक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हमने बार बार रट लिया कि सुप्रीम लॉ होगा, लॉ ऑफ लैंड होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। इसके अगेंस्ट क्या बातें हैं, तो कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो पावर है प्राइवेट सिटीजन्स की वो बिल्कुल सेम होगी पब्लिक ऑफिशियल से, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब मान लीजिए इक्वालिटी तो हमने ला दी, अब इसका तो एक अलग वे से भी यूज़ हो सकता है ना, जैसे कि लोग कह सकते हैं कि भाई मैं और ये सेम इंसान है, ठीक है, मैं और एक और पर्सन है, ए और बी हैं, सेम चीज़ में जॉब कर रहे हैं, बट फ़र्क ये है एक जो है गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहा है, बी जो है प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली उनकी सैलरी प्रिविलेजेस अलग होंगे, उनका पोस्ट, उनका रैंक सब कुछ अलग होगा। तो ये कह रहा है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट सिटीजन हैं वो पब्लिक ऑफिशियल जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे या उनको उतनी पावर मिल जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि जो रूल ऑफ लॉ है बोलता है ये कभी भी किसी सर्टेन क्लासेस पे जो है क्लासेस ऑफ पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मिनिस्टर और बाकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं इनको बहुत सारे वाइड डिस्क्रिशनरी पावर मिले, मतलब ऐसे तो बोल रहे हैं कि इक्वल बिहेवियर, पर उनको डिस्क्रिशनरी पावर मिले क्योंकि उनके पास ऐसी पोस्ट है जिसकी वजह से हम उनको ऐसे लेवल पे रख रहे हैं कि हाँ आपके पास ये पावर्स हैं, ठीक है।
अगर कोई अपनी मेहनत से कमा रहा है भाई, अब एक बंदा है यूपीएससी क्लियर किया उसने, ठीक है, अपनी मेहनत लगाई, सब कुछ किया, कलेक्टर बना, तो ऑब्वियसली अब उसका रैंक हाई है ना, उसने अपनी मेहनत से अचीव किया, वहाँ पे तो हम नहीं कह सकते कि हम इक्वल है। बट वहीं अगर वो व्यक्ति को हम क्लास के बेसिस पे, रेस के बेस पे अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ की, यूपीएससी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 कैंडिडेट थे, यूपीएससी का पेपर दिया, अब एक जो था वो ब्राह्मण समाज का था, दूसरा जो था वो शूद्र समाज का था, ठीक है। अब जब वो आया उसके पहनावे से, या पता नहीं बायो में पता चल गया, उसके सरनेम से पता चल गया कि भाई ये तो हमारा जो है शर्मा है लड़का, या कुछ ऐसा है, या लड़की जो भी है, अगर आप उसका इंटरव्यू इस बेसिस पे क्लियर कर रहे हो दैट ही इज़ शर्मा, या दूसरा जो व्यक्ति है उसका इसलिए क्लियर नहीं किया बिकॉज ही इज़ नॉट अ शर्मा, तो इस तरह की चीज़ें जो है डिस्क्रिमिनेटरी होंगी, ना कि ये कि कोई पब्लिक ऑफ, मतलब कोई अगर अपने बलबूते पे अगर कुछ कमा रहा है तो हम उसको थोड़ी मना करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि मिनिस्ट्री और अदर एग्जीक्यूटिव उनके पास वाइड पावर्स हैं। इसके बाद है सर्टन मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है बोलते हैं उनको स्पेशल रूल्स के अंडर, अपने प्रोफेशन के अंडर स्पेशल जो है एक तरह से कहते हैं ना कि रेपुटेशन भी मिलती है, और स्पेशल वे में उनको प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ गया, नर्सेज हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, इस तरह के जो क्लास ऑफ पीपल होते हैं इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन से। तो हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया क्या है, फिर हमने पढ़ लिया उसकी एक्सेप्शन क्या है, लेकिन अब कह रहा है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ रूल ऑफ लॉ के अंडर है और कौन सी जो है एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम आर्टिकल 14 को फॉरवर्ड करते हैं और उसमें क्लास लेजिस्लेशन को करने से मना करते हैं, तो ये नहीं कहता कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन जो है उसको आप फॉरवर्ड करो, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन ट्रांजेक्शन है लेजिस्लेचर के, वो इस चीज़ के हैं कि वो स्पेसिफिक एंड्स को जो है रीच कर सकें, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा जो बोलते हैं सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ अनइक्वालिटी हो रही है, और किस चीज़ को हम बोलेंगे कि नहीं भाई अब उस बंदे ने जॉब ली है तो ऑब्वियसली उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। मतलब कैसे हम टेस्ट करेंगे इस चीज़ को, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे कि कहाँ पे अनइक्वालिटी हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होगी, जब 2 पॉइंट होंगे। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे होनी चाहिए, विच डिस्टिंग्विश द पर्सन एज थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ का बोला कि भाई क्लासिफिकेशन है बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर, मतलब एक तरह से एक इंटेलिजेंट वे में, मतलब एक इंटेलेक्ट के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है। मतलब जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि विच डिस्टिंग्विश, जिससे क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है उसको बाकी ग्रुप ऑफ पीपल से अलग रखा जा रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह का अगर आप जान के उसके साथ मतलब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो बाकी ग्रुप ऑफ पीपल से या बाकी ग्रुप मेंबर से, तो वो जो है हमारा रीजनेबल माना जाएगा कि यहाँ पे अनइक्वालिटी हो रही है। और बोलते हैं जो डिफरेंस, नेक्स्ट कहता है द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रिलेशन, मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि जो डिफरेंशिया है ना, इसमें हमेशा एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए, किससे, उस ऑब्जेक्ट से जो कि हमने अचीव करना है बाय एक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, वो डीसी के ऑफिस में आया, उसको काम था कुछ, है ना, और अगर डीसी जी ने कहा कि भाई और एक और व्यक्ति आया, अब एक व्यक्ति मिनिस्टर है, दूसरा व्यक्ति जो है वो एक लेबरर है। लेबरर को कहा गया कि आप नीचे बैठिए, और मिनिस्टर जो है उसको कहा गया कि आप चेयर पे बैठिए, उसको पानी वानी पूछा गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम पहला रीज़न हमारा क्लेरिफाई हो गया, क्योंकि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल से उस व्यक्ति को हम अलग रख रहे हैं कि भाई तू नीचे बैठ, ये गलत है। और दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, उसमें कह रहे थे डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन, की जो हम एक्ट कर रहे हैं ना और जो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि रिलेशन होना चाहिए उसका, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है ना। अब वहाँ पे दोनों जो है एक व्यक्ति हैं, दोनों पर्सन हैं, दोनों सेम काम से वहाँ पे आए हैं, बट यू आर डिफरेंशिएटिंग इन बोथ एंगल्स, ठीक है। आप एक को अलग एंगल पे रख रहे हो, दूसरों को अलग अलग एंगल पे रख रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई जो आप एक्ट कर रहे हो ना उसका उस व्यक्ति के साथ रिलेशन भी होना चाहिए कि उसकी अनइक्वालिटी हर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा का केस है। यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है जी। इसके बाद आता है इक्वालिटी डायनामिक कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो हमारे जस्टिस भगवती हैं उन्होंने EP रुपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा था कि इक्वालिटी जो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बोलता है, इसके आस्पेक्ट को बोलता है आप क्रिब कैबिन या कन्फाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोचो कि हाँ मतलब हम इक्वालिटी को एक स्कोप दे देंगे और उसमें लिमिट कर देंगे कि इक्वालिटी सिर्फ इतना इतना जा सकती है, उसके आगे हम इक्वालिटी को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ये कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इक्वालिटी को आप कैबिन कन्फाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप उसको किसी भी तरह की ट्रेडिशनल और डॉक्ट्राइनेबल लिमिट्स में नहीं रख सकते, क्योंकि
इक्वालिटी बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अगर मेनका गांधी वाला केस था उससे पहले इक्वालिटी की कुछ और इमेज थी, लेकिन जैसे ही मेनका गांधी वाला केस हुआ 1978 में, उसके बाद जो है इसकी एक अलग इमेज बन गई, ठीक है, और ज़्यादा इसका स्कोप इंक्रीज़ हुआ। तो ये वही कह रहा है कि भाई इसके स्कोप को तुम लिमिट नहीं कर सकते हो, कि भाई तुम्हारा मन है और तुम बोल रहे हो कि नहीं इसको लिमिट करो, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। देखिए आर्टिकल 14 सिंपली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। ये बहुत शॉर्ट में लिखा है और मैं इसी को ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्लॉज सीधी बात कहता है भाई कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किस किस बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब इन ग्राउंड्स पे आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फिर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको आप रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ इन सब के बेसिस पे, ठीक है, उसको आप किसी तरह की डिसेबिलिटी या उसको लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगा सकते। किस रिगार्ड में, कि उसको एक्सेस, उसका आप शॉप का एक्सेस बंद कर दो, पब्लिक रेस्टोरेंट में उसका जाना मना कर दो, होटल्स प्लेस या पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस में। फिर इसके अलावा आप उनको वेल यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, टैंक यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, मतलब इस तरह की आप उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स, ठीक है। एंड नथिंग ऑफ आर्टिकल शैल प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग, और बोलते हैं कि 15 क्लॉज 3 के बात करते हैं कि भाई इस आर्टिकल में इक्वालिटी की बात की गई है, सेक्स की बात की गई, सेक्स के बेसिस पे आपने किसी के साथ जो है मतलब अनइक्वालिटी नहीं करनी है। लेकिन बोलता है ये आर्टिकल कहीं भी जो है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बनाने से पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो एक तरह से एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनको जो है अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बट उस टाइम पे बहुत वीकर सेक्शन होता था। तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिल रहा है आर्टिकल 15 के अंडर, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तभी वो राइज हो रहे हैं ना, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 कहता है कि नथिंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल प्रिवेंट स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल फॉर एडवांस में, मतलब किसी भी तरह का कहता आर्टिकल जो है वो प्रिवेंट नहीं करता स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाए किस चीज़ के लिए, एडवांसमेंट के लिए। जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनकी सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। मतलब कि ये आर्टिकल कह तो रहा है कि सबको इक्वली भी मतलब वो करो, आप ट्रीट करो, क्लास बेसिस पे ना करो, लेकिन अगर कोई क्लास है जो बहुत बैकवर्ड है खासकर सोशल और एजुकेशनल मैटर में, तो अगर आप वहाँ पे उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो तो स्टेट को जो है ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि वो उनके किसके लिए हो रहा है, हित के लिए हो रहा है। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि रिट जो है इसको हम इशू नहीं कर सकते। रिजर्वेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन वैसे तो रिजर्वेशन की जो प्रोविज़न है वो 15 क्लॉज 5 में दी गई है, जिसमें क्या क्या है कि स्टेट जो है प्रोविज़न दे सकता है फॉर रिजर्वेशन फॉर अबव कैटेगरी ऑफ क्लासेस, ठीक है। मतलब जो अबव कैटेगरी डिस्कस हुई हमारी, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, बैकवर्ड क्लासेस, बोलते हैं ये जो जितनी भी कैटेगरी ना इनको बोलते हैं एडमिशन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेना है तो उसके लिए कोई नहीं रोक सकता इनको, और उसके लिए इनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है जी। तो उसमें यही बोला ऊपर कि रिट जो है बोलता है रिजर्वेशन, अगर आपने बोलता है बैकवर्ड क्लासेस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए अगर आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो तो इस चीज़ के लिए जो है आप गवर्नमेंट पे रिट इशू नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए 15 क्लॉज 5 में ऑलरेडी बोला गया कि हम रिजर्वेशन देंगे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। ये 15 क्लॉज 3 में भी बोला गया कि हम उन लोगों को जो है आगे बढ़ाएंगे जिनको जो है ज़रूरत है आगे बढ़ने की और उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को सबको साथ में लेके चलना है, ये नहीं कि जो अमीर है वही अमीर होता रहेगा। उसके बाद 15 क्लॉज 6 कहता है कि जो स्पेशल प्रोविज़न जो है बोलते हैं वो बनाई जाएंगी फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन क्लासेस इन 4 एंड 5 क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि स्पेशल प्रोविज़न जो हैं वो बनाई जा सकते हैं किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीज़न, ठीक है। मतलब ऐसा सेक्शन ऑफ सिटीज़न जो इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए हम बोलते हैं अलग से जो है प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है। किससे अलग, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 से अलग से, ठीक है, क्योंकि उसमें तो पहले से उन्होंने मतलब बैकवर्ड क्लासेस को एंटर कर दिया है, तो उसके अलावा अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो उनको हम यहाँ ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब ये बाकी डिटेल में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती हूँ। जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन, कि आप किसी तरह की एक एडवर्स डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, या टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर, या उसको अनफेवरेबली जो आप अदर से बाकी लोगों से अलग कर रहे हैं, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट। बाकी इसमें कुछ केस हैं, इफ़ यू वांट तो मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लेना, या आप सर से PDF ले सकते हो उनको टेक्स्ट करके, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये कुछ केसेस हैं, ठीक है, सारा बहुत इजी है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना बस वही है, ये थोड़ा डिटेल में मैंने इसको लिखा है, ठीक है।
और कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। तो इसलिए मैं इस पर इतना जा नहीं रही हूँ कि मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये आप देख लेना, केसेस वगैरह हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो है ये हो गया ना हमारा 15। अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो सरकारी नौकरी, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सरकारी नौकरी के केस में कहते हैं कि भाई इक्वालिटी मिलेगी आपको, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको इक्वल मिलेगी अप्लाई करने के लिए। देखते हैं ना जब जॉब अप्लाई करते हैं और रिजल्ट आता है तो भाई एससी को अलग रिजर्वेशन मिली है, एसटी को अलग मिली है, जनरल को अलग मिली है, ओबीसी को अलग है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को अलग है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये आर्टिकल 16 के अंडर हो रही हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन के लिए, किस मैटर में? ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट। मतलब एम्प्लॉयमेंट के मामले में और अपॉइंटमेंट के मामले में किसी भी पोस्ट को लेके जो है स्टेट जो है वो गारंटी करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर कहते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है उसको इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब आप उसको इनएलिजिबल नहीं मान सकते हैं, मतलब या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने आपको ऊपर ग्राउंड बताए उसके बेसिस पे, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लीजिए किसी लोअर क्लास का है या किसी और रेस का है, ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है तो आप कौन होते हो उसको बोलने वाले कि तू एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि आप किसी को इनएलिजिबल या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है किससे रिलेटेड? रेजिडेंस से रिलेटेड पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, मतलब जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए लॉ बना सकती है।